करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके हिंदी में क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा। तो कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पर्टिकुलरली सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि है कार्बन। क्या है? कार्बन। ठीक है, क्या नाम है इसका? कार्बन नाम। ठीक है, कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। हिंदी में इसको बोला जाता है तत्व। क्या है? तत्व। ये एक नॉन मेटल है। यह एक नॉन मेटल है। अधातु। क्या है? अधातु। अधातु है। क्या है? अधातु है। ये अर्थ की क्रस्ट और अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये अर्थ के क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मतलब पृथ्वी की परपटी पर, भूपट्टी या परपट्टी भी बोला जाता है, ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, भूपट्टी या परपट्टी में, और एंड एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में, वायुमंडल में पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की भूपटी और वायुमंडल में भी पाई जाती है, बट बहुत कम मात्रा में, वेरी लो अमाउंट, वेरी लो अमाउंट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, बहुत कम, कम मात्रा में। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। हाँ बोलो। हाँ, रेयर तो है ही, रेयर नहीं है, ज्यादा रेयर नहीं है। रेयर होता तो फिर वो कोयला नहीं मिलता, है ना? है ना? अब आगे बात करते हैं। कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, ये सारी की सारी चीजें कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बनी हुई हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। इनको जैव यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव यौगिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं बताऊं, ठीक है, आगे देखो, अगर मैं बताऊं कि जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% में पाया जाता है, और जो भूमंडल है वहां पे 0.03% में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और अगर कुछ बातें और एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से ऐड करूं, तो इसका एटॉमिक नंबर कोई बताना चाहेगा कितना होगा? परमाणु संख्या क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? 12U। कितना होगा? 12U। ठीक है, यू, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यूनिट नहीं बोलते, AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और 1U, 1U इजिकल्स टू कितना होता है? कोई बताना चाहेगा मेरे को? कोई बताना चाहेगा 1U इजिकल्स टू कितना होता है? 1, हाँ सुन लो, अब सुन लो। 1U जो होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
जो कार्बन का 12 एटम होता है उसके मास के 1/12 होता है। क्या होता है? उसके मास के 1/12 होता है। अब हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया? कार्बन 12 इसलिए लिया क्योंकि इसका जो मास नंबर होता है, क्या होता है? मास नंबर, जिसको हम द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। वो 12 होता है और ये 12 में से 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम एज अ कंसिडर करते हैं। जैसे 1U का मतलब क्या है? जब तुम दुकान में 1 किलो चीनी लेने जाते हो, ठीक है, तो दुकानदार उसके पास एक वेट होता है जो 1 किलो का होगा। अब ये बात सोचो कि उस दुकानदार को किसने बताया कि वो जो 1 किलो वाला वेट है वो 1 किलो का ही है? कभी सोचा? वो जो 1 किलो वाला वेट है कहीं से तो मेजर हुआ होगा, किसी चीज को तो स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई होगी कि हमारा 1 किलो हमेशा इतना ही होगा। जैसे 1 मीटर के लिए एक बड़ी सी इरिडियम की रॉड है, इरिडियम की रॉड है 1 मीटर की, उसी को 1 मीटर माना गया है। ठीक है, एक इरिडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसकी एक बड़ी सी रॉड है जो हमें मिली थी। ठीक है, और उस रॉड के हिसाब से हम हमेशा 1 मीटर मापते हैं। ठीक है, और तुम एक बात नोटिस करना, आज 1 मीटर का कपड़ा लेना और 10 साल बाद 1 मीटर का कपड़ा लेना, 1 मीटर छोटा मिलेगा तुम्हें 10 साल बाद। 1 मीटर नहीं, कपड़ा थोड़ा छोटा होगा, कपड़ा उतना ही रहेगा। बस जो हम 1 मीटर माप रहे थे पहले, वो पहले इतना माप रहे थे, बट वो इरिडियम है तो वो 10 साल में थोड़ी डिके हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, तो उसका उसका हाइट क्या रहेगी? थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए इसीलिए 10 साल नहीं, कुछ साल ज्यादा ही साल होते हैं, 50 साल होते हैं, उसमें क्या होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो अगर तुम 1 मीटर पहले के जमाने का मापोगे और अब के जमाने का मापोगे तो बहुत फर्क आएगा। हाँ, ज्यादा क्या, कम होगी। हाँ, क्योंकि रॉड छोटी हो जाएगी ना। हर एक मेजरमेंट को आज जो हम करते हैं कि 1 मीटर इतना होगा, 1 केजी इतना होगा, हर किसी के पीछे एक स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है। ठीक है, नहीं तो कैसे पता चलता कि 1 किलो इतना ही मेजर करेंगे? है ना? क्या जिसने वेट बनाया था वो 5 किलो का 1 किलो बोल देता तो हम उसको मान लेते 1 किलो है? अरे पहले से 5 किलो का 1 किलो बोल रहा था। तो तो यही चीज, कोई बंदा कुछ बोल देगा तो हम कैसे वेट मान लेंगे? तो इसीलिए इस चीज को क्या करा गया? फिक्स किया गया। क्या करा गया? फिक्स किया गया, ताकि सबकी जगह, हर जगह 1 किलो सेम ही रहे। तो वैसे ही हमने क्या करा? एटॉमिक मास जब निकालना था, अब एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम वेट की बात कर रहे हैं हम, 0.0000000 केजी की बात कर रहे हैं। सोच रहे हो? वेट मास ही तो होता है, बस में ग्रेविटी होता है। क्या? साइंटिस्ट का नाम नहीं पता मेरे को भाई। ठीक है, तो बात ये थी कि जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है? 0.00000 कुछ ग्राम होता है। अब इतने बड़े जीरो को हर बार इक्वेशन में लिखना डिफिकल्ट है, तो उसको मापने के लिए हमने क्या करा? एक यूनिट बनाई, जिसको क्या बोला जाता है? 1 मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में यू बोला जाता है। और वही मैंने यहाँ पे कार्बन के पीछे लिखा है। और ये सारी बातें आपकी 9th क्लास के एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दी गई है, अगर पढ़ी होती तो। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, नोट करिए, जिसने नोट नहीं करा फटाफट नोट करो। बात समझ में आ गई? यहां तक ये कार्बन की मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। ठीक है, ये समझ सकते हो कि ये कार्बन का एक फ्लो चार्ट है या माइंड मैप है, जिसमें कार्बन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक जगह पे रखा है, इसी को माइंड मैप बोला जाता है। ठीक है, इससे देखो कितना आसान हो गया याद करना कि कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक वेट 12 होता है, ये पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। देखो कितना आसान हो गया ना याद करना। अब मैं इसी चीज को अगर मैं पैराग्राफ में लिखवाता तो तुम्हें याद करने तुम्हें लगता बहुत बड़ा है ना? तो उसको याद करने में तुम्हारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता, बट इसको मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया।
तो इसको याद करना आसान हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं माइंड मैप। इनको बनाना तुम भी सीखो। जब ये तुम खुद से बना के लिख वो करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद होगा एज कंपेयर टू मैं बना के दे रहा हूं। यही फ्लो चार्ट जब तुम खुद से बनाओगे, ठीक है, कुछ चीजें खुद से ऐड करोगे तो याद रहेगा तुम्हें। बैलेंस इसकी +4 -4 इसकी कोई बैलेंस ही नहीं होती वैसे, क्योंकि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाँ, ये क्या करेगा, साझेदारी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बैलेंसी कब होती है, जब वो अपना जो लास्ट ऑर्बिटल है उसको पूरा करे, है ना, लास्ट सेल, है ना। तो लास्ट सेल में या तो 3 ले सकता है या 3 दे सकता है, उसमें ही 3 लेने और देने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। 3 लेने और देने में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। हाँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्रीली चार्ज होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए वो ज्यादा मूविंग होते हैं। मोबाइल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। हाँ, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो हर चीज में पाया जाता है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इससे बनी हुई बहुत सारी चीजें। हाँ, तुम इसकी बोल रहे एक सब्जेक्ट की, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर की बात करो, इसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट बन रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th 12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी एक बुक है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। हाँ, ऑर्गेनिक में हम सिर्फ कार्बन, हाँ हाँ, ऑर्गेनिक में हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में बाकी जितने भी एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या लेके करवा दूं? हाँ, क्या बोल रहे हैं, इसका मास नंबर ही है 12। हाँ हाँ भाई, समझ में आ गया यहां तक जो भी पढ़ाया, क्लियर है एकदम। हाँ, बना लिया ये। हाँ, एलिमेंट का, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक बेसिक यूनिट होती है कंपाउंड की, 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। एटम, एटम भी एक बेसिक यूनिट होती है, जब एटम जुड़ते हैं तो एलिमेंट बनता है। एटम, एलिमेंट, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं कंपाउंड में। ठीक है भाई, आगे चले, मिटाओ इनको। ठीक है, तो हमने अब बात कर ली कार्बन की। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखिए किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैव यौगिक। ठीक है, तो वो है ना, यही करना है, मैं करवा रहा हूँ ना। हाँ लिखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है, सभी जीवित चीजों में, सभी जीवित चीजों में पौधे और जंतु, पौधे और जंतु सभी चीजें, सभी चीजें कार्बन के यौगिकों, कार्बन के यौगिकों से बनी होती है, और इन्हीं को, और इन्हीं को जैव, इन्हीं को जैव यौगिक कहा जाता है, इन्हीं को जैव
यौगिक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? सभी जानवर, जंतु, है ना, ये ये सारी की सारी चीजें किससे बनी होती है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से, मतलब कार्बन के यौगिक से। ठीक है, किससे बनी होती है? कार्बन के यौगिक से बनी होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे खाने में जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होता है, जो पल्सेस होते हैं, जो दाल होते हैं, ठीक है, जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, ठीक है, कॉफी, ठीक है, टी, चाय, वेजिटेबल्स, सब के सब किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, सब, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। किससे बना है? कार्बन। बात समझ में आ गई? हाँ, कार्बन से। इसीलिए चैप्टर कार्बन हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे फ्यूल, फ्यूल में भी बहुत सारी चीजें जो है वो कार्बन से बनी हुई है। कोई एग्जांपल दोगे फ्यूल में जो कार्बन से बना हो? सीएनजी, एलपीजी, कोल, पेट्रोलियम, है ना, बायोगैस, वेरी गुड, ठीक है, डीजल, ये सब सब चीज किससे बनी है? कार्बन के कंपाउंड से बनी है। ठीक है, किससे बनी है? कार्बन के कंपाउंड से बनी है। ठीक है, तो हाँ, वायर, वायर, वायर थोड़ा ना बनते हैं भाई, मैं लिविंग चीजों की बात कर रही है, नॉन लिविंग चीजों की। डायमंड तो उसका वही है, एलोट्रॉप है, अभी पढ़ेंगे ना उसके। फ्लोरीन तो कम एलिमेंट है भाई, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, हाँ वो पढ़ेंगे। हाँ भाई, बस बस, हाँ, तो एक मिनट, हाँ, क्या? कार्बन बेस्ड कंपाउंड ना, तो कार्बन से बने हुए कर कंपाउंड जितने भी होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे ना, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। हाँ, जिस कंपाउंड में भी कार्बन हो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन बेस्ड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वो हमेशा हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? ठीक है, हिंदी में क्या बोला गया है? बुक दे दो मेरे को, हिंदी वाली बुक है। हाँ सर, क्या पढ़ेंगे? कोवलेंट नेचर, क्या पढ़ेंगे? कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का, कार्बन का, अरे कोवलेंट है, सॉरी सॉरी, हाँ, कार्बन अभी बताता हूं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजित आबंध। ठीक है, क्या होता है? संयोजित आबंध। ठीक है, हाँ, कोवलेंट नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो सुन लीजिए, हाँ, तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो अगर हम इसको के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में बांटे, के एल एम शेल में बांटे, तो 2 इसमें गए, ठीक है, 4 इसमें गए, बाकी तो खाली रहे, है ना। अब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि हर जो लास्ट ऑक्टेट होगा उसमें कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। इसमें 8 होने चाहिए, बट इसमें है कितने? 4। तो कार्बन के पास 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है ना, कम है। तो कार्बन की पास सिचुएशन अब ये आती है कि या तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और छोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज ले ले, या तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और नेगेटिव चार्ज ले ले। ठीक है, बट ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। अब पूछो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों छोड़ रहा है? तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। और उसको 8
या तो ये 8 बनेगा या तो 0 बनेगा, दोनों पे स्टेबल होता है। 8 पे स्टेबल होता है और 0 पे स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दो ही तो केस है। अब जो पहला केस है, जब यहां पे ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जहां पे ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, कटायंस वाले। कटायंस क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और या तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाहर से, ठीक है, और ये बन जाएगा अनआयन। क्या बनाएगा, अनआयन। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रीनायम। क्या बोला जाता है, श्रीनायम। और कटायन को क्या बोला जाता है, धन आयम। क्या बोला जाता है, धन आयम, ठीक है, श्रीनायन और धनायन, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। कौन सा आएगा, नेगेटिव, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, ऋणात्मक आवेश। क्या आएगा इसमें, ऋणात्मक आवेश। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट छोड़ता है या लेता है, तो उसमें कोई एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है। तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जब रिलीज करवाते हैं या एक कंपाउंड से निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, तभी वो। और जब हम उसमें से निकालते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो सोचो 3 में अगर हमें बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो 4 में कितनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से, ये पॉसिबल ना होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये क्या करेगा, बोलेगा मेरे को ना तो लेना है ना तो देना है, मैं क्या करूंगा, शेयरिंग करूंगा। क्या करूंगा, शेयरिंग करूंगा, ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक है। और शेयरिंग करके हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और जो ये शेयरिंग वाला, ये जो बांटने वाला व्यवहार है, ठीक है, आपस में ही बंटवारा जो करने वाला जो व्यवहार है, इसे को क्या बोला जाता है, सहसंयोजित आबंध या कोवेलेंट नेचर। किसका, कार्बन का। किसका, कार्बन का। बात समझ में आ गई। हाँ, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, शेयरिंग, मतलब बंटवारा करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। और इसी शेयरिंग और बंटवारे की वजह से उसको क्या बोला जाता है, उसका नेचर कैसा है, कोवेलेंट या सहसंयोजित आबंध। बात समझ में आ गई यहां तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसे क्या बोला गया, कोवेलेंट। क्या बोला गया, कोवेलेंट। बात क्लियर है यहां तक। कोवेलेंट बॉन्ड वही शेयरिंग से बनेगा। हाँ, नेचर है, हाँ, शेयरिंग नेचर। और जब शेयरिंग करेगा तभी क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हाँ, क्या, सारे लूज कर देगा, उसके लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएगी, ये अनस्टेबल रहेगा और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। तो उसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा ना। पहले देखो, जो न्यूक्लियस होता है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। अब तो सोचो उसमें से 4 निकाल लेगा, तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी ना। तो जब उसकी पावर बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और जब सबको अपनी तरफ खींच लेगा तो कंपाउंड बचेगा क्या, सारे तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, तो वो बचा फिर नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक परमाणु के अंदर जितने भी हमारे एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर बराबर क्या लगाता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो केंद्र होता है, केंद्र का बल लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे स्थिर और घूमते रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, फिर भी आप देखो, जो न्यूक्लियस था वो अभी तक कितने हैंडल कर रहा था, 6, 4 और दे दोगे तो न्यूक्लियस पे भार बढ़ जाएगा ना, वो हैंडल कर पाएगा क्या, नहीं। अब सोचो, ये जो डेस्क है,
ये जो डेस्क है ये मैक्सिमम मनी है 5 बंदों को हैंडल करने के लिए। अब मैं इस पे 10 बैठा दूं तो क्या होगा? हाँ, झेलेगी ये। भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एग्जाम्पल का एग्जाम्पल किधर लेना है, दिल पे नहीं लेना है। हाँ हाँ बस, हाँ हाँ, स्टेबल नहीं हो पाएगा भाई, वो बचेगा ही नहीं यार। ऑब्जॉर्व करने में भी तो दिक्कत है कि वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा इतने एटम्स को। हाँ, अब मैं यहाँ पे 100 बच्चों को बैठा कर पढ़ाऊं, 100 बच्चों को बैठा कर पढ़ाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे तो 100 बच्चे अटेंगे भी नहीं, हैंडल ही नहीं हो पाएंगे पूरा, ठीक है। तो न्यूक्लियर की भी पावर होती है ना, तो वो एक हद तक एटम्स को संभाल सकता है, ठीक है, नहीं तो एटम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब सुनो, एक 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 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिए, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोलूंगा, लिखिए। हाँ हाँ वही उसी के बारे में लिखवा रहा हूं। हाँ लिखिए, कार्बन एटम कैन अचीव, कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस, कार्बन एटम कैन अचीव the inert gas electron can achieve the inert gas electron arrangement only by sharing of electrons, only by sharing of electrons. Therefore carbon always forms covalent bond. Therefore carbon always form covalent bond. गूगल ट्रांसलेटर वो स्टेबल होना, ऐप नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर ऐप चाहिए। हाँ कब तक लिखिए, हाँ मैं बोल रहा हूं हिंदी में। कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु स्थिर, कार्बन परमाणु स्थिर, स्थिर इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, की व्यवस्था, की व्यवस्था, की व्यवस्था सिर्फ 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 इलेक्ट्रॉन के बंटवारे, इलेक्ट्रॉन के बंटवारे, इलेक्ट्रॉन के बंटवारे से ही पा सकता है, इलेक्ट्रॉन के बंटवारे से ही पा सकता है। इसी वजह से इसी वजह से इसी वजह से कार्बन हमेशा, इसी वजह से कार्बन हमेशा सहसंयोजी, सहसंयोजी, सहसंयोजी संबंध, सहसंयोजी संबंध बनाता है, सहसंयोजी संबंध
बनाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कि एक स्थिरता पाने के लिए, एक स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, कार्बन क्या करता है, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स की बंटवारा करता है, शेयरिंग करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई? आए, क्या हुआ? शेयर मतलब भाई आधा हिस्सा मेरे पास रहेगा, आधा हिस्सा तेरे पास रहेगा, या जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास मेरा है, तेरे पास तेरा रहेगा। ठीक है, कोई किसी का लेगा नहीं। लेने देने में क्या होता है, पूरा ले लेता है। ठीक है, हाँ, क्या ये वाला? अभी मैं ये बोल रहा हूं कि जो कार्बन है, ठीक है, वो स्टेबल तभी हो सकता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, अब शेयर करने का एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल देता हूं, फिर उससे समझ में आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल अभी देना तो नहीं चाहिए, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, नहीं, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है अपने आप के हाथ जुड़ के, अपने आप के हाथ जुड़ जाता है। हाँ, C60, C12। ठीक है, अब देखो कार्बन, हाँ भाई इधर देखो, कार्बन, कार्बन के पास है 4 एटम, लास्ट शेल में कितने एटम है, 4। ठीक है, 4 है इसके पास, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8। ठीक है, तो इसके पास एक आता है हाइड्रोजन, बोलते हैं भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक चाहिए, मुझे स्टेबल होने के लिए एक चाहिए। तो बोलता है कि चलो फिर तुम्हारा एक और मेरा एक मिला के इसको क्या बनाते हैं, 2। तो अब कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। फिर एक और हाइड्रोजन आता है, ठीक है, एक और हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आता है, बोलता है भाई मेरे साथ भी कर लो, मेरे साथ भी कर लो, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक ही चाहिए, एक है, क्योंकि उसके पास एक होता है ऑलरेडी, तो एक और एक 2 बन के स्टेबल हो गया। कार्बन यहाँ पे अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, तो उसके बाद बोलता है एक और हाइड्रोजन आता है, बोलता है चलो मेरा और एक और ले लो। ठीक है, तो फिर इसके बाद बना लेता है। ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन आ जाता है, तो बोलता है मेरे साथ भी कर लो। तो अब अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, हाँ भाई, हाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कार्बन बैलेंस। हाँ, लास्ट सेल में कितने चाहिए, 8, आगे कार्बन के 8, हर हाइड्रोजन के पास 2 2 है, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, कार्बन भी स्टेबल हो गया, और इससे जो बना कंपाउंड उसको बोलते हैं CH4, जिसका नाम है मीथेन। तू खुश है? बस आज समझ में किस तरीके से शेयरिंग होती है। हाँ, नोट कर लो ये एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं बाद में देता, जब मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर पढ़ाता तो बताता। और भी लग सकते हैं भाई, बिल्कुल लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि एग्जाम्पल को दिमाग से लेना चाहिए, तो दिल पे ले जाता है भाई, दिल पे मत ले, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझ। तो एग्जाम्पल पता है, तूने अभी मुझसे क्लास शुरू होने से पहले एक चीज पूछी ना, भैया मेरा एक नंबर कहाँ कट जाता है, तेरा एक नंबर यहीं कट जाता है, तो एग्जाम्पल को दिल पे मत लिया कर। कोई बात नहीं, कार्बन अपना संभाल लेगा। कार्बन, देखो, कार्बन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भरता। उसे कोई नहीं मिलेगा ना, उसे कोई नहीं मिलेगा, वो खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, खुद के साथ बॉन्ड बना के, एक मिनट, खुद के साथ बॉन्ड बना के उसे 3 4 कंपाउंड बना दिया, और तुम वहां पे यूज कर दे उनको। पेंसिल की ग्रेफाइट, कार्बन कार्बन जुड़ के बनता है, कोयला कार्बन कार्बन जुड़ के बनता है, डायमंड कार्बन कार्बन जुड़ के बनता है। लास्ट सेल की बात हो रही है, लास्ट सेल की। हाँ देखो, जो मैं बता रहा हूं वो ऐसे है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 4, एक कार्बन आया, 1 2 3 4, ये दोनों बैलेंस। फिर यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर इनके कार्बन और कार्बन, और ये जुड़ते जा रही है।
क्या करेंगे, ये जुड़ते ही जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जुड़ते ही जाएंगे, ठीक है। अभी आएंगे ना, इसी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, संयोजिता, संयोज। भाई तू भी ले रहा दिल पे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अरे समझाने के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम्पल दिया नहीं है, वो बोल रहा है कैसे जुड़ते हैं। CH4 मीथेन, हाँ नहीं नहीं, वो तो बस समझा रहा हूं, अभी आ रहा है। हाँ भाई, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कार्बन जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, कोवलेंट। कैसा, कोवलेंट, ठीक है। और कोवलेंट क्यों करता है, क्योंकि वो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या करता है, शेयरिंग, बंटवारा करता है। क्या करता है, बंटवारा, ठीक है। मम्मी कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो कार्बन ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है, ठीक है। ठीक है, बस 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 बस, हाँ तू तो कहीं नहीं लेता। हाँ कहाँ कहाँ लेगा, घुटने में दिमाग है, क्या ही लेगा। तू लड़कियों से कम थोड़ी ना है जो उनको जज कर रहे हैं, बस क्यों रोज सोना जाता है, बस बस। चलो ठीक है, हाँ हाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4, ठीक है। कितने होते हैं वैलेंसी, 4, ठीक है। 4 क्यों होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। जो बाहरी घेरा होता है एटम का, उसमें जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। हाँ कोश, बाहरी कोश, घेरा ऐसे बोल दिया समझाने के लिए। हाँ तो कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी होती है। क्यों होती है 4 वैलेंसी, क्योंकि वो 4 चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, इसीलिए क्या होती है उसकी वैलेंसी 4 होती है। बात समझ में आ गई। उसको स्थिर होने के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 4। क्यों चाहिए 4, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 4 है। और 4 + 4 कितने होते हैं, 8। और एक ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बाहरी कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी एक एटम क्या होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा, इनर्ट होगा, जो बोलना है वो होगा। एटम स्टेबल नहीं होगा तो उसको स्टेबल करवाने के लिए कोई बॉन्ड वो जरूर फॉर्म करेगा, नहीं करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जब तक देखो, जब तक कोई एटम स्टेबल नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्टेबिलिटी मस्ट है, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए शांत दिमाग होना चाहिए, वैसे ही किसी एटम को इस दुनिया में रहने के लिए स्टेबल होना पड़ता है, ठीक है। वो स्टेबल होता है कंपाउंड बना के, ठीक है, और तुम स्टेबल होते हो मार खा के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोला जाता है, संयोजन। संयोजन, खुद के साथ ही जुड़ते जाना, खुद के साथ ही जुड़ते जाना, इसी को क्या बोला जाता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। हाँ C12, अलग अलग नाम है भाई। C12 का नाम होगा तो एग्जैक्टली नहीं पता, शायद उसको बोलते हैं फेमस C60, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस हिंदी में भी बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी खोज की थी। C60 60 बार, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस,
भाई रिसेंटली मर गया है वो, फ्लोरेंस। कार्बन को डिस्क्राइब या खोज, कार्बन की खोज, कार्बन तो यार बहुत पहले से था, ठीक है। नाम नहीं दिया यहाँ पे यार, यार तुम ऐसे नाम पूछ पूछ के मेरे को ऐसा कर देते हो, मैं कैसा नाम याद करके आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम तो तुम तो साइंस सेट के जनरल नॉलेज में चले जाते हो। ये क्वेश्चन बुक में नहीं लिखा है। हाँ तो अब ये समझे थोड़ा। हाँ तो ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन होती है, ये कार्बन की एक बहुत यूनिक एबिलिटी होती है, जिसकी मदद से कार्बन क्या करता है, खुद के साथ ही जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और बहुत बड़ी एक क्या बना लेता है, चेन बना लेता है। क्या बना लेता है, चेन बना लेता है। समझ में आ गई बात। हाँ तो जो ये सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन या सहसंयोजन, ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कार्बन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से कार्बन क्या करता है, खुद से जुड़ता जाता है और एक बड़ी कंपाउंड या बड़ी चेन बनाता है। बात समझ में आई। हाँ सल्फर, बस सल्फर दो। हाँ हाँ यही दोनों सब में, बस ये दोनों, सल्फर और वो, और फॉस्फोरस भी कर सकते हैं, फॉस्फोरस जिसका लास्ट नहीं, सबके 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 देखो, O2 है, देखो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारों के पास ये एबिलिटी नहीं होती, कुछ के पास ये एबिलिटी है, जो गुण है वो कुछ के पास ही है। उनमें से एक कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, ठीक है। ओए लिखो अब। हाँ इसी के बारे में लिखो, वही बनाते हैं, बट सारे के सारे फोर वाले नहीं बनाते, कुछ ही स्पेशल होते हैं जिनके एटम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कार्बन बहुत खास होता है, ठीक है। हाँ लिखिए, लिखो भाई लिखो। हाँ लिखो, द प्रॉपर्टी, इसका लिखवा रहा हूं, द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन the property of self combination of carbon atom to form long chains, to form long chains is useful to us, is useful to us because it give rise, because it give rise to an extremely large number, extremely large number of carbon compounds, of carbon compound, ब्रैकेट में लिखिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में लिखिए भाई। लिखिए बोलूं। हाँ लंबी श्रृंखला बनाने के लिए, लंबी श्रृंखला बनाने के लिए, लॉन्ग लॉन्ग बोला है। हाँ लंबी श्रृंखला बनाने के लिए कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के के सहसंयोजन, के सहसंयोजन का गुण
हमारे लिए उपयोगी है, का गुण हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह बहुत क्योंकि यह बहुत क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों या जैविक यौगिकों को जन्म देता है। बात समझ में आ गई कि ये जो कार्बन की खुद से ही जुड़ने की जो ये गुण है, वो उसको ये एबिलिटी देता है कि वो बहुत नए नए तरह के क्या बना सके, यौगिक बना सके, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना। ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट। कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी, है ना। कोयला नहीं होगा तो कोयला भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंडिया का 80% जो एनर्जी नीड है वो कोयले से पूरा होता है, ठीक है। डिपोजिशन कोयले की खान में हीरा मिलता है। हाँ, सोना भाई डिपोजिशन से होता है। वो सोना जो है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बनता नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको निकाला जाता है। हाँ भाई, हाँ, एक मिनट, जो भी कंपाउंड की बात हम करते हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, इनको हम बनाते नहीं है। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक एलिमेंट को, किसी भी एटम को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था डाल्टन्स का पोस्टुलेट नंबर 2, जिसमें यह कहा गया था एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और रियल में भी तुम किसी भी कंपाउंड को बना नहीं सकते हो, ठीक है। बट अभी साइंटिस्टों ने क्या खोज करी है, लैब ग्रोन डायमंड, वो लैब में डायमंड बनाते हैं, ठीक है, लैब में डायमंड बनाते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि जो कोयले के खदानों से डायमंड आते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनको जब निकालने जाते हैं ना लोग, तो बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं। पहली बात तो नेचुरल रीजन से मरते हैं, और नेचुरल रीजन वहां पे गैसेस बहुत ज्यादा जो होता है ना, जब वो एक गुफा में जाते हैं, गुफा में से निकलते हैं ना, क्योंकि नीचे होता है, तो वहां से जब निकलते हैं वहां से गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो हमारे अंदर जाके हमें हार्मफुल होती है हमारे लिए, है ना, तो उससे मर जाते हैं। और नेक्स्ट जो रीजन है वो है लोगों का लालच। अब तुम्हें पता चल रहा है कि यहां पे डायमंड मिल रहा है, तो लोग जाके लूटेंगे उस जगह को, है ना, जब सरकार का कंट्रोल ना हो। जैसे अफ्रीका से जो डायमंड आते हैं, उनका अक्सर नाम दिया जाता है ब्लड डायमंड्स। क्यों? क्योंकि वो खून की लड़ाई करते हैं उन डायमंड्स को पाने के लिए, क्योंकि वहां की सरकारों का उन डायमंड्स के खनों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो दोनों वजह से जो ये डायमंड नेचुरली हमें मिलते हैं ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहे, क्योंकि इनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। तो अब साइंटिस्टों ने नया डायमंड खोजा, जिसको बोला जाता है लैब ग्रोन डायमंड, जो बिल्कुल सेम होगा, एकदम जैसा डायमंड होता है ना, बिल्कुल सेम होता है। अब देखो, डायमंड की कीमत ना, वो नेचुरल है या वो बनाया हुआ है, उससे नहीं होती। डायमंड की जो कीमत होती है वो उसके शार्पनेस से होती है, कि उसको किस एंगल पे चमकाया जाता है। डायमंड को लाके ना वो क्या करते हैं, चमकाते हैं उसको, ठीक है, पॉलिशिंग होती है। और उसकी पॉलिशिंग की सबसे बड़ी मार्केट पता है कहां है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट, जहां पे 90% इंडिया के, पूरी वर्ल्ड के डायमंड जो होते हैं पॉलिश होने आते हैं। कौन सा सर, कौन से राज्य में होता है?
कौन से राज्य के कौन से शहर में होता है? गुजरात के सूरत नाम के जगह पर सबसे ज्यादा डायमंड पॉलिश होते हैं। अगर दुनिया में 10 डायमंड है ना तो 9 वहीं से पॉलिश होके जाते हैं। एक डायमंड बहुत करोड़ों में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से उसको निखारा गया है। हाँ हाँ क्या? तो वो कार्बन की डायमंड बनता है कैसे? कार्बन को कार्बन से जोड़ के। अब वो कार्बन कार्बन से जुड़ रहे हैं नेचुरली। यहां पे वो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना, बना थोड़ी ना रहे, कुछ बना रहे हैं क्या? वो तो जोड़ ही रहे हैं बस। हाँ एक मिनट, हाँ असली और नकली भाई ये तो जो डायमंड का काम करते हैं। हाँ भाई ये काम डायमंड वालों को ही पता चलेगा। हाँ ठीक है, सुनो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी का तुम घर से पढ़ के आना, ठीक है? ठीक है तो हाँ ओए होमवर्क क्या है सुन लो। ओए बैठो बैठो यार, मैंने बोला जाने के लिए, बेवकूफ हो इधर अपना दिमाग लगा के खड़े हो जाते हो। हाँ मैं होमवर्क बता रहा हूँ, खड़े होके चलने लग रहे हो। पढ़ना नहीं लिखना नहीं है तो मत आया करो।